नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो भाई मैंने आपको क्या क्या फिजिक्स का जितना भी दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय प्रश्न था, टोटल प्रश्न जो कि बहुत इजी लैंग्वेज में हमने बता दिया। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है। आज के क्लास में जो सीखेंगे वो रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री पर चलेगा चर्चा। लघुत्तरीय प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्न टोटल जो कि करवाया जाएगा, और ये वो प्रश्न है जो कि आपके बिहार बोर्ड द्वारा जो कि इंटरनेट पर जारी कर दिया गया कि इस बार जो एग्जाम होने वाला है यही सब कैटेगरी का जो कि प्रश्न रहेगा। और हमने यहाँ पे क्या क्या भाई आपके लिए ये यहाँ तक प्रयास किया हूँ कि जो इंटरनेट पर जारी किया गया है वो क्वेश्चन कब कब पूछा गया है, इसका भी मैंने आपको व्यवस्था कर दिया गया। जैसे कि यहाँ पे 2022 का सेकंड सिटिंग में ये आपका पूछा गया था, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है ना, ताकि आपको भी अनुभव हो जाए आखिर बिहार बोर्ड जब एग्जाम लेता है, फाइनल एग्जाम है ना, तो उसमें कौन कौन कैटेगरी का कहाँ से प्रश्न दे सकता है, इसका भी आपको अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न क्या दिया, कहता रोटी और केक। केक का मतलब ब्रेड, ठीक है, इंग्लिश में ब्रेड बोल दिए। ठीक है, ब्रेड को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है। बेकिंग पाउडर भाई है ना, जैसे बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है कोई चीज़ को फुलाने का पारी आ जाए, जैसे कचरी हो जाए, कचौड़ी हो जाए, पूरी हो जाए, कोई चीज़ को भी अगर फुलाने की बात आए, पाव रोटी हो जाए ना, कोई भी रोटी, तो उसमें बेकिंग पाउडर का जो है कि महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखिए क्या लिखा उत्तर में कि जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है, यानी कि जब बेकिंग ये मतलब पाउडर खरीद लेना, पाउडर आपका सफ़ेद सफ़ेद दिखता, आपको पता होना चाहिए ना। तो जब बेकिंग पाउडर को किसी के साथ मिक्सचर करके उसको जब क्या आता है ना बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है, ठीक है, जब गर्म किया जाता है मिक्सचर को चीज़ में मिला करके, तब उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तब जो चीज़ को गर्म कर रहा है, जिस भी चीज़ को, या ब्रेड हो जाए, या रोटी हो जाए, या फिर कचौड़ी हो जाए, पाव रोटी हो जाए, कचरी हो जाए, फुलौरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जब गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। ठीक है, यही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने के कारण जो है कि ये रोटी ब्रेड जो क्या जाता है, फूल जाता है। जैसे में हमने एक सूत्र लिख लिया, आपको अगर ये लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपसे पूछा गया रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो हमको पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं, तो इसलिए इसका जो कि प्रयोग किया जाता है, ये हमेशा है ना। और जैसे हमने लिखा 2NaHCl3, ठीक है, इसको गर्म करेंगे, तो जब गर्म करेंगे तो Na2CO3 प्राप्त होगा, H2O प्लस CO2, यानी कि CO2 गैस का बाहर आपका जा रहा है, जिसके कारण कोई चीज़ भी फुलाएंगे वो फूल जाएगा। यहाँ पे हमने नोट में लिखा, ये आपको लिखना नहीं है, बस इसको आपको समझना है कि आखिर बेकिंग पाउडर का काम क्या है। हमने लिखा दिया, जैसे अभी तो हमने बोले है ना, ये मफिन्स हो गया, कुकीज़ हो गया, पूरी कचौड़ी कचरी, कोई भी चीज़ हो जाए है ना, उसको फुलाना है तो उसके क्या करते हैं, तो बेकिंग पाउडर का यूज करना है। बेकिंग पाउडर कैसा दिखता है, ये लिखता है सफ़ेद मैदा के तरह दिखता है, स्वाद के साथ है, खट्टा होता है। बस इतना सा जानकारी के लिए आपके लिए बहुत काफ़ी है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न था, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न की चर्चा कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, कहता आधुनिक आवर्त नियम क्या है। आधुनिक आवर्त नियम क्या है ये बता दो, कोई दिक्कत नहीं। हमने लिखा कि आधुनिक आवर्त नियम, ये देखिए नियम लिख करके हमने यहाँ पे डेस दिया। ठीक है ना, तो हालांकि ये चीज़ यहाँ पर आधुनिक आवर्त नियम क्या है, ये चीज़ डायरेक्ट यहाँ से जो कि प्रयोग स्टार्ट होगा। ठीक है भाई, तो डायरेक्ट आपको यहाँ से स्टार्ट कर देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन लिखा हुआ यहाँ से स्टार्ट कर दीजिएगा ना, या फिर आप ऐसे कर सकते आधुनिक नियम, चलिए यहीं से स्टार्ट कर दीजिएगा, ऐसे कीजिएगा आधुनिक आवर्त नियम। ठीक है, ये इसको हटा दीजिए ना, आधुनिक आवर्त नियम, ये नियम भी ना, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के रासायनिक एवं भौतिकी गुणधर्म, ठीक है, ये थोड़ा सा हटा देना है, या फिर आप इसको हटा दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं कि इस नियम के अनुसार तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म है ना, उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती, ठीक, आवर्ती फलन होते हैं, जिसका खोज हेनरी मोसले ने किया था, है ना। हेनरी मोसले ने शायद 1913 ईस्वी में किया था। ठीक है, ध्यान में रखना। तो भाई आधुनिक आवर्त नियम क्या है, बस जो पूछा उतने सा जवाब देना है कि आधुनिक आवर्त नियम, इस नियम है ना, ये भाई ये तो वही चीज़ लिखा, यानी इस नियम के अनुसार तत्वों के रासायनिक हो जाए या भौतिक हो जाए, केमिस्ट्री या फिजिक्स, इसके गुण धर्म, उनके गुण धर्म, जो भी गुण है उसमें जो भी धर्म है, उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। जो परमाणु क्रमांक आवर्ती फलन होते हैं, इसका खोज आपको हेनरी
मोसले ने किया, है ना। हेनरी किसने किया? मोसले ने। किसका? आधुनिक आवर्त नियम का खोज किसने किया? हेनरी मोसले ने किया। ठीक है, ध्यान में रखना है। गुण धर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, तो यही आपका क्या बोला? आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तो बस आधुनिक आवर्त नियम वही है जो कि रासायनिक हो जाए या भौतिक हो जाए, उसके गुण धर्म उनके क्या था? परमाणु क्रमांक, क्रमांक का मतलब था लगातार, है ना, क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इसका खोज हेनरी मोसले ने किया था। ठीक है, कब क्या था भाई? 1913 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये वाला देखिए आपसे पूछा गया 2019 में और 2022 में पूछा गया। पूछा गया लोहे को जंग लगने से किस प्रकार से बचाया जाता है? यह आपसे इस प्रकार से पूछ देगा, लोहे को जंग लगने से किस प्रकार से बचाया जाता है? इसका 2 उपाय बतावे, ऐसे पूछ देगा। कोई दिक्कत, हमने यहाँ पर वही लिखा है ना। चलिए उपाय ही लिखा है, जो पूछा वही लिखा। आंसर में लिखा लोहे को जंग लगने से निम्नलिखित प्रकार से बचाया जा सकता है। ठीक है, पहला प्रकार में हमने क्या लिखा कि लोहे के वस्तु को पेंट कर उसे जो है कि उसे बचाया जा सकता है। पेंट कर दीजिए, कोई लोहा है ना, इसमें जंग लग गया, उसका क्या करते हैं भाई? देखिएगा आप दिवाली सब में ना क्या करता है ना, साफ करते हैं और उसमें पेंट चढ़ा देते हैं, तो उसमें थोड़ा सा एक ताकत ही अलग आ जाती है लोहे के वस्तु में, न्यू जैसा लगने लगता है। ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ में जंग लग जाते हैं तो उसको क्या करते हैं? नया करने के लिए पेंट चढ़ाते हैं। जैसे पेंट चढ़ाते हैं उसमें ताकत आ जाता है और वो जो चमकने लगते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, लोहे के सतह पर जिंक लेपित करे, है ना, जिंक लेपित कर जंग से बचाएं। अब जहाँ पे लोहे का सतह ऊपरी भाग है ना, वहाँ जिंक लेपित कर देंगे। आप सब देखे होंगे, मोटर सब टेम्पो सब देखे होंगे कि जब मशीन में गैरेज में जाता है उस पर जो है ना एकदम मशीन के द्वारा जिंक सब का क्या कर देता है? लेपित कर देता है, जो कि एकदम न्यू लगने लगता है ना। तो बस इससे भी हम क्या करते हैं, कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं जंग लगने से, है ना। चलिए तीसरा पॉइंट में लिखा है लोहे के सतह पर ग्रीस लगाकर जंग से बचा जा सकता है। जहाँ पे लोहे का सतह है, जैसे आप देखे होंगे दुकान देखेंगे, किराना स्टोर देखेंगे। ठीक है, किराना स्टोर में जो आपका दोनों साइड रहता है, ऊपर से ये जो आपका लगा हुआ था शटर जो रहता है, उसके ये बीच वाला भाग में जो है कि ग्रीस लगाया जाता है ताकि वो ससरे। ठीक है, और ससरे क्यों ससरे? ताकि जल्दी से भी लग जाए और जंग भी ना लगे। अब ग्रीस लगाना जब छोड़ दीजिएगा तो उसमें जंग पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? जंग लगने से बचाया जा सकता है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ये भी आपको प्रश्न अच्छी प्रकार से लर्न हो गया। अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न देखिए 2019 का सेकंड सिटी में पूछा गया और नेट पर भी आपको छोड़ दिया गया। पूछा क्या? संयोजकता से आप क्या समझते हैं? ऑक्सीजन की संयोजकता लिखे। बस ये चीज़ आपको जोड़ा है। हालांकि हमने ये चीज़ पढ़ाया और ढेरी चीज़ पढ़ाया था। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा वही चीज़ यहाँ पे हमने लिखा। हमने लिखा किसी भी तत्वों के परमाणुओं के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। बाहर में जो इलेक्ट्रॉन रहता है ना उपस्थित, ठीक है, प्रेजेंट में इलेक्ट्रॉन, उसी को हम क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। हमें पूछा ऑक्सीजन की संयोजकता, तो ऑक्सीजन के बाहर में 2 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता क्या जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा? 2 हो जाएगा। बस इतना सा जवाब दीजिए, आपका काम बन जाएगा। क्लियर? अब देखिए अगला प्रश्न, ये देखिए भाई आपसे इस बार इंटरनेट पर क्या छोड़ा है कि सूचक क्या है? एक सूचक का नाम लिखे। और यहाँ पे पूछा गया किस कैटेगरी? इस कैटेगरी के सूचक से आप क्या समझते हैं, और किसी एक संश्लेषित सूचक का नाम लिखे। यानी दोनों क्वेश्चन एक ही है, लेकिन नेट पे जो छोड़ा थोड़ा सा जो अलग लैंग्वेज बोल दिया, थोड़ा सा है ना। बाकी ये संश्लेषित यहाँ पे ऐड किया गया, बाकी बात मेरे ख्याल से सब एक ही है ना। और ये देखिए 2015 थर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम और 2022 में फर्स्ट सिटिंग में पूछ दिया गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने आंसर लिखा, देखिए लिखा कि वैसे पदार्थ जो किसी भी माध्यम से का मतलब कौन माध्यम हो सकता है भाई सूचक में? चाहे रंग के माध्यम हो जाए या कोई गंध के माध्यम हो जाए ना। तो माध्यम का मतलब यहाँ हो रहा है कोई भी रंग हो जाए या कोई भी गंध हो जाए। किसी भी चीज को बतलाता है कि वह अम्ल यानी एसिड है या फिर क्षार यानी बेस है ना, बेस सूचक कहलाता है। यानी फिर से समझिए, वैसे पदार्थ जो किसी भी माध्यम, कोई भी माध्यम, चाहे वो रंग वाला माध्यम हो चाहे वो गंध वाला माध्यम हो, उस माध्यम से वो बतलाता है, किसी भी चीज को बतलाता है कि वो क्या चीज है। ठीक है, कि वह अम्ल है या फिर क्षारक है, वही सूचक कहलाता है। जब आप बतला दिए किसी को कि भाई अम्ल है, ये क्षारक है, तो आप कैसे बताएं? या तो आप कलर से बता सकते हैं या फिर इसको गंध खुशबू से बता सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा लिटमस, मिथाइल
ऑरेंज। यह जो कि सूचक जो कि मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। आपसे एक ही को पूछा, यहाँ पे दो को दे दिए, कोई दिक्कत, आप भी दो को लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे प्राकृतिक सूचक होता है, एक मानव निर्मित सूचक, एक प्राकृतिक द्वारा सूचक होता है, ठीक है, जो कि मनुष्य ने बनाया, एक मानव ने ही उस सूचक को तैयार किया गया, ठीक है। चलिए ये देखिए 2022 में सेकंड सीटिंग पूछा और नेट पे भी जारी कर दिया। क्या पूछा, कहता अम्ल के विलयन को तनु करने पर H3O पर पावर प्लस का सांद्रण कैसे परिवर्तित होता है। आंसर लिखे जल में अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय आयन है ना, आयन की सांद्रता का मतलब H3O पर प्लस, ठीक है, प्रति O बॉन्ड जो है कि H में प्रति इकाई, यानी कि मेरा मतलब हुआ कि आयन की सांद्रता जैसे बोले, जैसे मतलब ये हम बोल रहे, ठीक है, में प्रति इकाई है ना आयतन की कमी हो जाती है, हर एक इकाई कमी हो जाती है आयतन की, जो कि विलयन तनु से अधिक तनु हो जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये आपका प्रश्न था कि अम्ल के विलयन को तनु करने पर ये वर्ग का सांद्रण कैसे परिवर्तित होता है। परिवर्तित तभी होगा जब अम्ल के विलयन तनु है ना तनुकृत करके समय तनु करते समय आयन बोले, आयन की सांद्रता, किसके, आयन की जो सांद्रता, यानी ये वाला जो आपका ब्रैकेट के अंदर इसकी सांद्रता में हर एक इकाई आयतन जो है, आयतन का मतलब समझ रहे हैं, ये कोई चीज़ है, ठीक है, ये कोई द्रव है, ठीक है, ये द्रव ही जो है ना, यहाँ पे जो जितना जगह छेका है ना वो उसका आयतन का लगे, ये इतना जगह छेका वो आयतन, तो हर एक इकाई के आयतन की कमी हो जाती है ना, विलयन तनु से अधिक तनु हो जाते हैं, तो यानी वही आपका ये होगा, ठीक है, सांद्रण देगा। चलिए ये प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए आपका 17 नंबर, जो कि ज़बरदस्त होने वाला है ना, बहुत कठिनाइयों से जो भाई मैंने इसका जो कि थोड़ा सा ट्रिक भी बनाया हूँ, वो ट्रिक को भी मैं बतलाऊँगा और समझाऊँगा भी, ठीक है, तो धैर्यपूर्वक बनाए रखिएगा, पहले इसको समझिए, आपसे एग्जाम में जो पूछा गया इसको समझिए। कहता आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है, ठीक है, आंसर में लिखे उत्कृष्ट गैसों के गुणधर्म आवर्त सारणी में किसी अन्य समूह के तत्वों के समान नहीं है, यानी कि आवर्त सारणी जो आप चार्ट देखे होंगे ना, हीलियम, लिथियम, पोटेशियम है ना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का चार्ट एगो आता है ना, उसको कहते हैं आवर्त सारणी हिंदी में, ठीक है। तो ये जो है ना अलग समूह में रखा, ये किसी में नहीं मिलता है, सबसे अलग है ना, तो यही लिखे कि उत्कृष्ट गैसों के गुणधर्म आवर्त सारणी में किसी अन्य समूह के तत्वों के समान नहीं है, अलग से इसे अक्रिय भी गैस कहते हैं, ठीक है, यह किसी भी तत्व के रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं, या कोई तत्व का साथ जो कि नहीं मिलता है, इसलिए इसको अलग रखते, मिलवे न करे अलग ना, अतः इन्हें आवर्त सारणी में अलग समूह, इन्हें शून्य वर्ग में रखा गया, यानी अलग समूह का नाम दे दिया 0 वर्ग, ठीक है, में रखा गया। ये रासायनिक रूप से क्या अक्रिय होती है, देखिए लिख दिया यहाँ पे, अक्रिय होती है। सभी उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम कोश पूर्णतः भरे होते हैं, जितना भी उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम कोश वो भरा होता है, तथा इनके गुणों में समानताएं पाई जाती हैं, इनके गुणों में जो है सब में जो है बराबर जो है समानताएं पाई जाती, ये कहा दिया गया, ठीक है। तो चलिए ये अक्रिय गैस देख लेते हैं या फिर उत्कृष्ट गैस बोल दीजिए, है ना। तो यहाँ पर हमने लिखा उत्कृष्ट गैसों के नाम याद करने का, जो कि बहुत मस्त ट्रिक, और ट्रिक ये है कि हीरे अज़्ज़ेकिनी, ये ठीक है। बोले सर जी माइंड में कैसे है भाई, वो हीरे अज़्ज़ेकिनी का मतलब समझ रहे हैं, थोड़ा सा समझिए इसको, थोड़ा सा कहानी से, हिस्टोरी से समझते हैं, ठीक है, हिस्टोरी से समझते हैं। ये भाई ये बन जाना, देखिए मुझे जो है कि ये बनाने के लिए आता नहीं है उतना, क्या कैसे बनाता है फिगर भाई। चलिए एक गर्ल्स एक लड़की एक लड़की बनाते, ठीक है, ये आपका बॉय है, ठीक है, समझिए ये आपका बॉय है, ये आपका गर्ल है, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए भाई। उत्कृष्ट गैसों का नाम याद रखने का ट्रिक, हालांकि ट्रिक ये है कि हीरे अज़्ज़ेकिनी क्यों किनी ये जानना है, ठीक है। अब देखिए ये जो बॉय है, ये जो लड़का है ना, लड़का जो है भाई, ये जो लड़का है, ये लड़का बहुत पैसे वाला है, डायमंड मैन है, ठीक है, ध्यान में रखना। और इस लड़के को जो है कि इस लड़की से जो है ना समझिए, तो एक प्रकार से जो है कि प्रेम हो जाते हैं, प्यार हो जाते हैं, ठीक है। अब इस लड़का ने जो है कि इसको सोचता किसी प्रकार से मेरा हो जाए, अपना हो जाए, तो मज़ा ही कुछ और हो जाएगा, हालांकि पैसा तो इसके पास बहुत सारा है ना। तो भाई ये क्या किया, कुछ दिन तक जो है कि आगे पीछे किया, लास्ट में इसको रहा नहीं गया, इसको टच कर दिया, है ना, डायरेक्ट जो है कि अपना प्यार का इजहार इस लड़की के साथ कर दी।
ठीक है, अब ध्यान से देखिए समझिए, दोनों में बातें होने लगी, ये दोनों में ठीक ठाक सबको जज गया, क्या पैसा वाला है ना, इस लड़की ये लड़का, दोनों मस्त से आपस में बातें करने लगे। ठीक है, एक बार लड़की देखिए ये डायमंड मैन था लड़का, लड़की का मन हुआ कि काश ये हीरे का अंगूठी मिल जाए तो कुछ मज़ा ही अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यही लड़की ने क्या क्या इसको बोल दिया गया कि हमें जो है कि अंगूठी चाहिए हीरे की। तो लड़का बोला भाई कोई दिक्कत नहीं, चलिए हीरे अज्जे की नहीं, बस हीरे अज्जे की नहीं हो गया ना। कि जैसे ये बोला हीरे की अंगूठी चाहिए, वैसे इन्होंने क्या बोला, ये भाई इसमें भी सोचने की बात नहीं, मैं तो खुद डायमंड मैन हूँ, चलिए हीरे को अज्जे की नहीं। तो बस ये हुआ आपका ट्रिक का इसका। ठीक है, आप समझिए, ही से होता है हीलियम। ठीक है, जैसा कलर वैसा यहाँ पे लिखा हूँ, ही से होता है हीलियम। ठीक है, ये एक आपका गैस है, क्या भाई गैस है जो अलग श्रेणी में रखा गया है ना। और आपका है रे से होता है रेडॉन, जिसको आर बोलते हैं इसको संकेत में। आ से होता है आर्गन AR, जे से होता है जेनॉन XE, की से होता है क्रिप्टॉन KR, नी से होता है नियॉन NE। ठीक है, तो यही आपका इसका ट्रिक था, हीरे अज्जे कीनी। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। चलिए अगला भाई देख लेता हूँ प्रश्न क्या कहता है। ये आपका अलग से था, ये अगर क्वेश्चन भाई ये तो नेट पे छोड़ा है, अगर क्वेश्चन में आपको आ जाए सवाल में कि उत्कृष्ट गैसों के नाम लिखे, है ना, 2 को नाम लिखे, तो बस तब आप मार दीजिएगा। ठीक है, ये उत्कृष्ट गैस किसे कहते हैं, इसका नाम लिखे तो ये लिख देना, इसलिए मैंने दोनों लिखा। हालांकि अभी प्रश्न के अनुसार से इतना सा जवाब दीजिएगा तो काफ़ी है, हो गया। ठीक, चलिए अगला देखिए, कहते समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं ये बता दो। बिल्कुल बताऊंगा, समजातीय श्रेणी ना बिल्कुल बताऊंगा। देखिए हमने लिखा कि कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी है ना, श्रेणी बनना चाहिए, क्रम श्रेणी, जिसमें सभी सदस्यों का सामान्य सूत्र, यानी जितना भी सदस्य है, जितना भी परिवार है, सबका सूत्र एक ही होगा। तो वो सूत्र क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा CnH2n+2, जहाँ n का वैल्यू आप 1 2 3, ये भाई यहाँ पे 4 होना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से डॉट 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 आप रख सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, एक हो, ठीक है, सामान्य सूत्र एक हो, तथा जिसमें सदस्यों के रासायनिक गुण समान हो, रासायनिक गुण भी क्या हो, समान होने बराबर हो, एवं 2 क्रमागत सदस्यों में ये बॉन्ड यानी कि CH2 का अंतर हो, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे ना समझिए, हमने सूत्र लिखा CnH2+2, समझिएगा, n के स्थान पर 1 रखेंगे तो C हो जाएगा 1। ठीक है, थोड़ा सा फ्रेश से लिख देता हूँ, C1 प्लस ये H2n है। ठीक है, ये H, ये भाई ये पर H2n होगा, यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पे छूट गया। ठीक है भाई, ये H2n होगा। ठीक है, तो 2 ये n के स्थान पर 1 रखेंगे तो 2 गुना 1 +2 तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CH4। देखिए यहाँ पे हमने लिखा CH4। उसी प्रकार से H का स्थान पर 2 रखेंगे, CN के स्थान पर 2 रखेंगे, 2 हो जाएगा, प्लस H, और N के स्थान पर 2 रखेंगे तो 2 गुना 2 हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखिए तो हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 4 और 2 जुटेगा तो हो जाएगा 6। जैसे यहाँ लिखा C2H6। अंतर की बात करें, CH2 का अंतर सब में मिलेगा आपका, CH2 का सब में अंतर मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, सब में CH2 का अंतर मिलेगा, ध्यान में रखना है। तो बस वही चीज़ रखे, उसी प्रकार से 3 रखेगा, 4 रखेगा, है ना, तो समान सूत्र प्रयोग हो रहा है। ठीक है, बस यही था जो कि प्रश्न जो बोला क्या है वो लिखे, जैसे में भी 1 2 को लिखे। अब आपका आ गया दीर्घोत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछेगा 5 नंबर का, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में विभेद का मतलब अंतर स्पष्ट करें। तो कम से कम जो कि 5 अंतर तो बनता है, तभी ना एक अंतर पे 1 नंबर मिलेगा, तो 5 अंतर पे 5 नंबर, है ना। लेकिन यहाँ पे मेरे भाई मैंने जो बताया आपको 7 अंतर बताया, वो भी 7 अंतर का ट्रिक भी लेकर के आया। ठीक है, तो आपके लिए जो है ना बहुत जो कि पावरफुल हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं याद रहता तो आप ट्रिक अप्लाई कीजिए, आपको फटाक से याद रह जाएगा। ठीक है, तो पहले विदाउट ट्रिक से आते हैं, उसके बाद मैं ट्रिक बताता हूँ। क्लियर है, तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर जो है कि निम्नलिखित है। ठीक है, तो एक साइड आपको लिख देना धातु, एक साइड लिख देना अधातु, जैसा कि हमने लिखा। और यहाँ पे हमने लिखा पहला पॉइंट कि यह अम्लों से अभिक्रिया करके, है ना, H2 गैस मुक्त करते हैं।
यानी जो धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करता है, अम्ल से मिलता है और क्या करता है H2 का मतलब हाइड्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त करती है। और यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, अधातु क्या हो जाएगा, अपोजिट। जो हमने लिखा कि यह अम्लों से अभिक्रिया करके H2 गैस नहीं बनाती, ठीक है, तो इसका अपोजिट ये साइड लिख देना, क्लियर। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या चीज, यह क्षारीय ऑक्साइड है और यह क्या हो जाएगा, अम्लीय ऑक्साइड है, क्लियर। तो यह क्षारीय ऑक्साइड, यह अम्लीय ऑक्साइड। तीसरा हम लिखा यह अवकारक होती है, यह ऑक्सीकारक होती है, क्लियर है। यह अवकारक होती है, यह ऑक्सीकारक होती है। चौथा में हमने क्या लिखा कि यह अपचाय है ना, अपचायक होती है, यह क्या होती है, अपचायक होती है और यह उपचायक होती है। तीसरा में तो धातु जो है अपचायक होती है और यह उपचायक। फिर लिखा हमने ये में कि यह यहाँ पे यहाँ लिखा गया, ठीक। यह जो है कि जल के साथ अभिक्रिया करता है, यानी जल के साथ ये जो अभिक्रिया करता है धातु, और यह जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, यानी जस्ट इसका अपोजिट, ठीक है। फिर हमने लिखा में कि यह विद्युत धनात्मक होती है ना, विद्युत का कहते हैं धनात्मक होती है और यह विद्युत का कहता है ऋणात्मक होती है, क्लियर। लास्ट पॉइंट लिखा हमने, इसमें धातु से धातु आपस में अभिक्रिया नहीं करता है, यानी धातु से धातु जो आपस में कोई अभिक्रिया, कोई रिएक्शन नहीं करेगा, कुछ नहीं मिल होगा, है ना। और इसमें लिखा है इसमें धातु से अधातु आपस में अभिक्रिया कर, जस्ट इसका अपोजिट। अब आते हैं ट्रिक पे, ठीक है। अब देखिए ट्रिक क्या है भाई, कि अक्षय अब आप जल का धंधा कीजिए। क्यों ऐसा बोले, इसलिए क्योंकि अक्षय जो है कि किराना स्टोर खोले थे। कौन स्टोर, किराना स्टोर खोले थे, ठीक है, किराना स्टोर खोले थे, दुकान था। उसमें जो है ना उसको कोई जो कि फायदा नहीं होते थे, बल्कि लॉस ही हो जाते थे, चूहा आकर के खा लेते थे, गिरा देते थे, यानी कि लॉस होते थे, उसको कोई प्रॉफिट नहीं होते थे अक्षय को। तो अक्षय का जो दोस्त है उन्होंने अक्षय को सलाह दिया कि भाई गर्मी का मौसम है ना, अब आप क्या कीजिए ना, जल का धंधा कीजिए। किसका धंधा कीजिए, जल का। तो यही आपका ट्रिक है कि अक्षय अब आप जल का धंधा कीजिए, यानी कि आप किराना स्टोर छोड़ दीजिए, जल का धंधा कीजिए, बहुत सारा जो कि बिक्री है उसमें, है ना। चलिए, क्योंकि जल शहर में सभी को आवश्यकता होते हैं ना। चलिए, तो यही आपका आज का ट्रिक है। देखिए यहाँ पे, अब देखिए हमने बोला अक्षय, अ से होता है भाई, एस से देखिए होता है अम्ल, ठीक है। तो अम्लों से अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त करती, ऐसे हो गया अक्षय। अब बचा अक्षय जो है ना, अक्षय यानी अक्षय से हो जाएगा आपका क्षारीय, अक्षय क्षय से होगा क्षारीय ऑक्साइड, ठीक है। यह क्षारीय ऑक्साइड होता है, यह अम्लीय ऑक्साइड है, इसका अपोजिट है अक्षय। अब से होगा आपका अवकारक, ठीक है। तो यह अवकारक होती है, यह अब ऑक्सीकारक होती है। अक्षय अब आप से यहाँ पे हो जाएगा अपचायक, ठीक है। तो यह अपचायक होती है, यह उपचायक होती है। अक्षय अब आप क्या कीजिएगा, जल, है ना, जल से जले हो जाएगा, जल। तो यह होगा ना, यह जल के साथ अभिक्रिया करता है या जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। अक्षय अब आप जल, है ना, जल का आपका साइलेंट है ना, धंधा, धन से क्या होगा, धनात्मक। तो यह विद्युत धनात्मक होती है, ऋणात्मक धनात्मक, धंधा। अब धा से होता है धातु, तो इसमें धातु से धातु आपस में अभिक्रिया नहीं करता है और इसमें अधातु से धातु आपस में अभिक्रिया करती है, ठीक है। तो ये था आपका आज का ट्रिक। चलिए, जब जो भी प्रश्न हो, अगर अंतर हो तो उसका मैं ट्रिक अवश्य ही दूंगा भाई, है ना। चलिए, अब अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो ये भी आपका दीर्घोत्तरी है, ये कहाँ चल गया भाई, हाँ ये भी आपका दीर्घोत्तरी प्रश्न है। ये कहता है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण दे, मिश्र धातु के 3 उपयोग का वर्णन कर। देखिए, हालांकि अगर देखा जाए तो 2017 में भी पूछा गया, 19 में भी पूछा गया और 21 में भी पूछा गया, लेकिन वहाँ पे पूछने का जो कि टाइटल जो था अलग था। और अभी जो इंटरनेट पर जो जारी किया गया, ये टोटल जो कि मिला करके पूछ दिया गया, ठीक है, ये है। लेकिन पूछा तो गया है, तो बस वही चीज़ आंसर देता हूँ। तो हमने लिखा कि 2 या 2 से अधिक धातुओं या अधातुओं के समांगी का मतलब समान रूप से, है ना, मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, है ना। 2 या 2 से अधिक धातु हो जाए या अधातु हो जाए, उस समांगी रूप से अगर मिश्रण होगा, उसका मिश्रण होगा, तो उसे ही क्या करें, मिश्र धातु कहते हैं। तो ये मेरा एक पॉइंट कंप्लीट हुआ, यानी कि मिश्र धातु किसे कहती है, ये यहाँ तक कंप्लीट हो। उदाहरण बोला कि 2 को उदाहरण दे, यहाँ पे 2 से अधिक उदाहरण लिया हूँ, है ना। यहाँ पे लिया हूँ उदाहरण के लिए कांसा एक मिश्र धातु है ना, पीतल भी एक मिश्र धातु है,
टांका, टांका का मतलब था शोल्डर, ये भी एक मिश्र धातु आदि है। तो 2 उदाहरण बोला, यहाँ 2 से अधिक ले लिया है ना, तो आपको 2 ही लिख देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पे बोला मिश्र धातु के 3 उपयोग को लिखो, कोई दिक्कत नहीं, 3 उपयोग को भी हमने यहाँ पे लाया हूँ बारीकी तरीके से, क्योंकि हमने उपयोग लिख दिया। उपयोग ए में लिखा स्टील, स्टील उपयोग लिखने सिर्फ नहीं बोला, यहाँ बोला उपयोग का वर्णन भी करें, तो बस यहाँ पे वर्णन भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने लिखा लोहा में निकेल और क्रोमियम मिलाने पर यह मिश्र धातु स्टील जो कि बन जाता है। यानी स्टील कैसे बनता है, जब लोहा में हम क्या करेंगे, निकेल और क्रोमियम मिला देंगे ना, तो वो मिलाने का मतलब मिश्र धातु, तो वो स्टील बन जाते हैं, ठीक है। इसमें जंग नहीं लगता है, और जो स्टील है उसमें जंग भी नहीं लगता है, तथा काफ़ी मजबूत होता है, ये मजबूत भी होता है स्टील, है ना। इसका उपयोग बड़े बड़े कल कारखानों, मकान, है ना, बनाने तथा पुल निर्माण के कार्य में होता है। यानी कि स्टील का जो निर्माण की बात अगर किया जाए, तो इसका जो निर्माण, इसमें तो जंग लगेगा नहीं, है ना, मजबूत भी होता है ना। तो बड़े बड़े कल कारखाना यानी कोई फैक्ट्री है, वो सब बनाने में, है ना, जिसका उपयोग करते हैं। पुल है तो इस समय स्टील का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पीतल, तो पीतल, तो इसमें 80% तांबा, पीतल बनाने के लिए 80% तांबा चाहिए, है ना, जिसको Cu बोलते हैं ना, और 20% जिंक चाहिए, Zn जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये जब 80% और 20% मिलेगा तब पीतल का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। और इसका उपयोग बर्तन बनाने में होता है। पीतल का उपयोग किसमें होता है, बर्तन बनाने में होता है। क्लियर है, ध्यान में रखना। चलिए और अगला हमने लिया कांसा, तो इसमें 90% कॉपर चाहिए, है ना, यानी कि तांबा, और 10% टिन चाहिए, यानी Sn, क्या चाहिए भाई, Sn चाहिए, ठीक है। तो हो गया 90 और 100%, जैसे 100% होगा कांसा बनेगा। और इसका उपयोग किसमें करते हैं, मूर्तियाँ, सिक्के, मेडल आदि में होता है, ठीक है, कांसा का उपयोग। क्लियर है। तो जो क्वेश्चन बोला, जो पूछा, वो चीज़ हमने बता दी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना भी बताया भाई आपको सभी अच्छे प्रकार से लर्न हो गया, अगर पसंद भी आया होगा। नेक्स्ट दिन के क्लास में चर्चा करेंगे बायोलॉजी पर, जितना भी लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, टोटल को जो कि कंप्लीट कर लूँगा, है ना। तो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य ही करें। फेसबुक हो जाए, व्हाट्सअप हो जाए, जहाँ हो जाए इसे फैला दीजिए, है ना। लेकिन कमेंट करना बिल्कुल ना भूले भाई, क्योंकि कमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेट मिलता है ना। तो उस मोटिवेट के चलते जगह प्रत्येक दिन 7, है ना, यानी 7:30 PM में जो कि आपका एक वीडियोज़ अपलोड कर देते हैं ना। तो कमेंट करने बिल्कुल ना भूलें। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।